वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। आज के इस वीडियो में हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर, इनिशियलाइज और मैनिपुलेट करने के बारे में जानेंगे। अगर मैं एक लाइन लिखूं इंट ए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था कि इतना सा चीज़ लिखने से मेरा रैम में एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है जिसका नाम मैं ए देता हूँ, और उसको मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ इंटीजर डेटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए। बेसिकली हम अभी तक सिर्फ आउटपुट के बारे में ही जानते हैं कि कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में जैसे हम अपना प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। इनपुट के बारे में फ्यूचर वीडियोस में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन रेडी है, और वो क्या इनपुट आउटपुट करेगा ना, इंटीजर्स। बेसिकली ये जो मेमोरी लोकेशन अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये एम्प्टी नहीं रहता है। इसमें कुछ एक बाइनरी नंबर हमारा रैंडमली कुछ भी एक होता है, बाइनरी कोड, और ये बाइनरी कोड हमारा डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होता है। बेसिकली वो डेसिमल नंबर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 5, 4, 6, कुछ भी। और क्योंकि ये नंबर हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, इसको यूजुअली रिफ़र किया जाता है एज गार्बेज, यानी कि स्मॉल जी या फिर कैपिटल जी। स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर कैपिटल जी से। तो ऑब्वियसली अब क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते कि ये वैल्यू क्या है, तो हम इसको यूज़ भी नहीं कर सकते। तो हम एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि बेसिकली अभी मेरे ए वेरिएबल में कितना वैल्यू स्टोर हुआ है। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट मैं भी इसमें ऐड करूँगा, प्रिंट इफ। और आपको याद करेंगे आप कि हम अगर कुछ डेटा पास करना चाहते हैं हमारे मैसेज ओरिएंटेड प्रिंट एफ में, हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंट एफ यूज़ करते थे। हमारा पहले बेसिक स्ट्रिंग हम लिख देंगे, और इसमें हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं ना, ए में क्या वैल्यू है। बेसिकली ए हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने वही डिक्लेयर किया है 4th नंबर लाइन में। इसमें जो भी गार्बेज वैल्यू हो वो एक इंटीजर वैल्यू होगा। मैं उसके हिसाब से एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी कि अपना %d दूंगा। उसके बाद एज सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट मैं ए पास करूँगा। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली होगा क्या कि हमारा प्रिंटफ पहले राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएशन करेगा, इवैल्यूएशन बोल रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट चेकिंग करेगा। और चेकिंग के टाइम हमारा इवैल्यूएशन भी होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ए लिख दिया है मैंने। तो प्रिंटफ क्या करेगा, ए में जो भी वैल्यू स्टोर है वो इधर रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे अभी बेसिकली हमारा गार्बेज है, बैकग्राउंड में ऐसा हो रहा है, हमारा इवैल्यूएशन हो रहा है। उसके बाद ये वाला आर्ग्यूमेंट वो चेक करेगा कि ओके मेरे पास एक बेसिक स्ट्रिंग कांस्टेंट है जो कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर अपना कंटेन कर रहा है। उसके बाद एग्जीक्यूशन हमारा लेफ़्ट टू राइट होगा, और लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूशन में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लेफ़्ट टू राइट सारे के सारे कांस्टेंट्स के वैल्यूज़ यहाँ पे आके रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे गार्बेज वैल्यू हमारा आके %d में रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड में हमारे कुछ फ्यू स्टेप्स होते हैं। ओके, बैकग्राउंड में हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप है उसको मैं लिखता हूँ प्रिंटफ। हमारा सबसे पहले यहाँ पे %d हो के इवैल्यूएशन होता है, और इवैल्यूएशन हो के ए के जगह हम वो वैल्यू रखते हैं जो कि ए कंटेन करते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे गार्बेज डेटा है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप ऑफ हमारा प्रिंटफ का रिजल्ट ओरिएंटेड से मैसेज ओरिएंटेड में कन्वर्ट होगा, यानी कि %d जहाँ पे है वहाँ पे हम गार्बेज वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। वॉट एवर द गार्बेज वैल्यू इज़ हम उसको प्रिंट कर देंगे। उसके बाद नॉर्मल हमारे प्रिंट स्क्रीन में, यानी कि हमारे आउटपुट स्क्रीन में हमें गार्बेज वैल्यू देखने को मिलेगा। 3 स्टेप्स के हमारे प्रोसेस हैं इस 5th नंबर लाइन में, लेकिन ये सारे बैकग्राउंड में होते हैं। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं, कोड को, CMD को खोल के। ओके, इस केस में मेरा गार्बेज वैल्यू है 130 करके कुछ एक है, एक रैंडम वैल्यू, और ये वैल्यू फ़िलहाल एक कंटेन करता है अपने अंदर। ओके, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। और गार्बेज वैल्यूज़ बेसिकली ज़ीरोज़ भी कभी कभी आपको दिखाएंगे। आप सोचेंगे कि ये अपने आप को एक वैल्यू दे देता है 0 करके, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारा। क्योंकि मैंने बोला कि गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हमारा ज़ीरोज़ भी हो सकता है। लेट्स से मैं कुछ और वेरिएबल्स लेता हूँ, ABC लेता हूँ। तो कॉमा से सेपरेट करके अगर मैं और भी वेरिएबल्स के नेम लिखूँगा, वो भी सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप के साइड में, तो बेसिकली होता है क्या है कि ये लिखना हमारा इक्विवेलेंट है। क्या लिखना के साथ ना, इंट ए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इंट बी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इंट सी। ये 3 लाइन को मैं एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इन सभी वेरिएबल्स के टाइप सेम थे, इसलिए मैं कॉमा से सेपरेट करके सभी को एक ही जगह पे
डिक्लेयर कर दिया, तो इसको ये बोलते हैं हम वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्यों बोलते हैं, हम डिक्लेयर क्या कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं ना, हम डिक्लेयर कर रहे हैं कंपाइलर को। ओके, क्या कि हमारा ए एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है, ए हमारा एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है जो कि इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। ओके, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। सो हम बस इतना ही चीज़ कंपाइलर को डिक्लेयर कर रहे हैं। सो अब मैं स्क्रीन को वापस एक बार क्लियर कर देता हूँ, और ये क्योंकि सेम चीज़ है तो फिर मैं इसको काट देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देंगे जितने भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ थे। परसेंटेज डी एक था, ओके, ये बी के लिए हो गया हमारा लेबल। उसके बाद सी के लिए एक और लेबल देंगे, ज़्यादा स्पेसिंग हो गई है। ओके, तो हर एक लेबल के लिए, सॉरी हर एक, हाँ, लेबल या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हम एक एक कॉन्स्टेंट्स पास करेंगे। इस केस में हमारे वेरिएबल्स हैं, तो प्रिंटफ फिर से अपना काम करेगा क्या कि वो राइट टू लेफ्ट पहले चेकिंग करेगा एंड एट द सेम टाइम इवैल्यूएशन कर देगा। तो ये चेकिंग के टाइम उसने देखा कि मेरे पास 3 सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट्स हैं और उन तीनों को मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ। और इस केस में इवेल्युएशन का मतलब बहुत सिंपल है कि हर किसी के केस में जो गार्बेज वैल्यूज़ है, इसका केस में एक गार्बेज वैल्यू 1 हो गया। हाँ, याद रखिए गार्बेज वैल्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, कुछ केसेस में इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो हमें पता नहीं है, वो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है। ओके, सो इतने गार्बेज वैल्यूज़ हमें प्रिंट हो जाएंगे जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो रन करके देख लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं आपका रैंडम वैल्यूज़ प्रिंट हो रहा है। मैंने अभी तक इसमें कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो बेसिकली कुछ भी वैल्यू प्रिंट हो रहा है। और जैसे मैं बोला था कि कुछ केस में ज़ीरो भी प्रिंट हो सकता है, इस केस में मेरा ज़ीरो भी प्रिंट हो रहा है। ओके, सो अब हम क्या करना चाहते हैं ना, हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उस गार्बेज वैल्यू से छुटकारा पाके हम अपने काम का एक वैल्यू उसमें डालेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। मतलब मैं पहले आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ, डायग्राम्स ड्रॉ करके। हमारा लाइन नंबर 4 में क्या हो रहा है कि हम एक मेमोरी लोकेशन तैयार कर रहे हैं। ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, उसमें गार्बेज वैल्यू हमारा करंटली स्टोर है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उसको गार्बेज बोला जाता है क्योंकि हमारे काम का नहीं है। लेकिन अब हमारा एम क्या है ना, हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे एक ऐसे वैल्यू के साथ। लेट्स से एन एग्जाम्पल, हम 10 लगाना चाहते हैं क्योंकि वो भी एक इंटीजर है। हम 10 स्टोर करना चाहते हैं इस मेमोरी लोकेशन के अंदर। सो इसको कैसे करेंगे ना, एक प्रोसेस है। हम लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम, उसके बाद हम इक्वल्स का साइन यूज़ करेंगे, मैथ्स का इक्वल साइन है ये। ओके, बेसिकली ये इक्वल्स है नहीं, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम डेप्थ में जाएंगे कब ना, जब हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना सोच सकते हैं कि इसके राइट साइड में मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा वो क्या करेगा ना, ये ऑपरेटर, एग्जैक्टली ये वाला ऑपरेटर। सो ये ऑपरेटर क्या करता है ना, ये राइट हैंड साइड में इसके जो भी वैल्यू है इसको ले जाके हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो अभी हमारे मेमोरी लोकेशन जो कि ए है, उसमें हम ये वाला डेटा देख सकते हैं कि इसके अंदर कंटेंड है। सो हम जब हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, हमारा प्रिंट कैसे दिखेगा ना, हमारा प्रिंट अभी प्रिंटफ लिख दिए, उसके बाद उसमें हम परसेंटेज डी एज ए फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे और हमारा ए पास कर देंगे। ओके, सेमी कॉलन एट दी एंड। और हाँ, देख सकते हैं कि ये भी एक स्टेटमेंट है और ये भी एक स्टेटमेंट है। सो बेसिकली हम इनको स्टेटमेंट टर्मिनेटर से एंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे सभी स्टेटमेंट से, और उनको हम टर्मिनेटर से टर्मिनेट करेंगे। ओके, सो अब हम कोड को रन करके देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। बेसिकली हमारा 10 ही आउटपुट आना चाहिए, डिज़ायरेबल हमारा आउटपुट है, एंड दैट्स इट। हम 10 प्रिंट करने के लिए रेडी है। और हम इसको, क्योंकि हम ये हमारा जो काम का वैल्यू है हम इसको हमारे मेमोरी लोकेशन में डाल रहे हैं, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन क्यों कहते हैं ना, हम अभी काम के वैल्यूज़ को डालना जस्ट शुरू किए हैं। ओके, पहला वैल्यू हमारा इनिशियल वैल्यू था गार्बेज, लेकिन अभी हम अपने यूज़फुल वैल्यूज़ को डालना शुरू कर दिए इस लाइन से, इसलिए इस लाइन को बोला जाता है हमारा इनिशियलाइजेशन। अगर आप फ्यूचर में कहीं पर भी कल सुबह अगर आप उठ के डिसाइड करते हैं कि मैं ए में अभी 20 स्टोर करना चाहता हूँ तो ओके, लेकिन ये अभी हमारा इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, इसको असाइनमेंट कहा जाएगा। ओके, असाइनमेंट इसलिए क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम पे है। ओके, और असाइनमेंट क्या है उसके बाद हम बहुत डिटेल में जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना सोच सकते हैं कि ये करने से हमारे 10 के जगह अभी
20 स्टोर हो जाएगा, ओके। और हम जब प्रिंट करेंगे तो हमें 20 हमारे आउटपुट स्क्रीन में देखने को मिलेगा, ओके। 20 हमारे आउटपुट स्क्रीन में हमें देखने को मिलेगा। अब अगर मैं चाहूँ तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन इन दोनों को ही एक लाइन में कर सकता हूँ। और वो कैसे करेंगे ना, बहुत ही सिंपल है। पहले इस लाइन को हम काट देते हैं, ओके। हम डिक्लेरेशन के टाइम में ही हमारे वैल्यू को, यानी कि हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन वन लाइन का प्रोसेस है। तो बेसिकली इसको हम ब्रेक डाउन करके एक बार देख लेते हैं। मैं स्पेस थोड़ा दे देता हूँ, ओके। स्पेसिंग देने से कोई चेंज नहीं होगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो वाइट स्पेसेस, यानी कि ये एक वाइट स्पेस है, इसको कंसीडर ही नहीं करते, ओके। वो बस पढ़ते जाते हैं, उसको जो दिखता है उस हिसाब से वो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते जाते हैं। एग्जीक्यूट तो नहीं, कंपाइल करते जाते हैं, ओके। सो ये बस हमने रीडिबेटेड के लिए थोड़ा बढ़ा दिया। तो बेसिकली दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट है ये, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ओके। पहला पार्ट है ये वाला पार्ट हमारा, और दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट, द बिगर ब्लॉक। सो ये है पहला पार्ट और ये है दूसरा पार्ट। क्या होता है ना, पहले पार्ट में हमारा पहले इंट ए लाइन एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि हमारा कंपाइलर जैसे मैं बोला था ऐसे ऊपर से नीचे पढ़ के आएगा। तो लाइन नंबर 4 में पहले इंट दिखेगा, उसके बाद ए दिखेगा। तो सबसे पहले वो जल्दबाजी में अपना रैम में एक मेमोरी लोकेशन तैयार करेगा जिसका नाम है ए, और उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगा, ओके। ये कभी मत भूलिए, हमारा वेरिएबल्स जो हम क्रिएट करते हैं फिर डिक्लेयर करते हैं उनमें वो एम्प्टी नहीं होते हैं, उनमें गार्बेज होता है, गार्बेज डेटा होता है, ओके। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम ए में, ओके, ए में 10 डाल देते हैं। सो गार्बेज अभी कट के हमारे पास यहाँ पे 10 आ गया है, ओके। ये अगर आप डिब्बे के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो फिर आपके हर मतलब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको कभी मतलब दिक्कत ही नहीं होगा ऐसे मेमोरी मैनेजमेंट और वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करने में। वैल्यूज़ तो नहीं, वेरिएबल्स, ओके। सो ये था सिंगल लाइन में करने का क्या कहते हैं इसको, सिंटैक्स। अब कुछ रूल्स मैंने आपको बोले थे शायद से प्रीवियस क्लास में ही। उसमें क्या था कि अगर आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं एक नाम से, लेट्स से इसको नाम देंगे हम वैल्यू, ओके। वैल्यू, हाँ वैल्यू ही नाम दे देते हैं। और फिर हम नीचे जाके, ओके, नीचे जाके एक और बार हम वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे एज इट इज़, और उसको एक अलग वैल्यू देने की कोशिश करेंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करने की कोशिश करेंगे किसको ना, वैल्यू को, ओके। तो मुझे अभी क्विकली एक एरर थ्रो करना चाहिए, और वो एरर हमें बोलना चाहिए कि आपने वैल्यू को पहले से ही लाइन नंबर 4 में डिक्लेयर कर दिया। और एरर मुझे दिखाया कि 5 नंबर लाइन में मेरा एरर है, ओके। सो प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ वैल्यू वाज ओवर इन लाइन नंबर 4, ये मेरा एरर मुझे दिखाना चाहिए। तो हम कंपाइल कर इसको करेंगे। आप देख सकते हैं कि VS कोड का इंटेलिजेंस भी अभी तक कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन कंपाइलर सब पकड़ता है, कंपाइलर सब पकड़ते हैं। अब देख सकते हैं कंपाइल करने की कोशिश की तो मुझे एक एरर बता रहे हैं। और एरर क्या दिख रहा है आप ध्यान से देख सकते हैं, लाइन नंबर 5 में और कॉलम नंबर 6 में रीडिफिनेशन ऑफ वैल्यू, ओके। मतलब डिक्लेयर करके वापस से मैं वैल्यू को डिफाइन कर रहा हूँ, जो कि अलाउ नहीं है सी लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ वैल्यू वाज हियर, कहाँ पे ना, लाइन नंबर 4 में, ओके। 4th नंबर लाइन में मैं पहले से ही वैल्यू को डिक्लेयर कर चुका था, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा कंपाइल करने के लिए, ओके। तो जब मैं 2 बार वैल्यू को एज एन इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा था, मुझे एक एरर थ्रो कर रहा था। सो लेट्स से मैं इसका टाइप चेंज कर देता हूँ, मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ, और फ्लोट टाइप का एक मैं वैल्यू नाम के, यानी कि सेम नेम का एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। उसका वैल्यू मैं दूंगा लेट्स से 12.34, लेकिन एक एफ लगाएंगे क्योंकि हमारा ये फ्लोट वैल्यू और टर्मिनेटर हमारा, ओके। और इसको लेट्स से मैं प्रिंट करना चाहूँगा, किसको ना, वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। तो होगा क्या अभी देखते हैं। लेट से मैं %f दे दिया, क्योंकि मैंने 2 अलग अलग टाइप्स के दिए हैं, तो फिर मैं इस टाइप के वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर मुझे शायद से हेल्प करेगा। मतलब अभी तक मैं सारी चीज़ें अज्यूम करते जा रहा हूँ, ऐसा बिहेवियर है कि नहीं ये हमें कंपाइलर बताएगा, ओके। सो लेट से आई वाज प्रिंटिंग वैल्यू, उसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे एंड अब देख सकते हैं कि वापस से मुझे एक एरर थ्रो किया, और इसे एरर थोड़ा डिफरेंट एरर है इस बार। वही लाइन नंबर 5 में मुझे एरर मिला है, और लाइन नंबर 5 क्या है ना, मैं फ्लोट टाइप का एक और बार वैल्यू को डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स ऑफ वैल्यू,
इसका मतलब हमारा प्रीवियस डेफिनेशन जो वैल्यू का था वो यहाँ पे हमको बोल दिया। ओके, सो हमें अलाउ नहीं है सेम नेम को किसी भी टाइप से यूज़ करने का। हमने एक बार हमारे रैम में एक मेमोरी लोकेशन को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, इस केस में ये नाम था हमारा वैल्यू। सो हम उस सेम नेम से किसी भी और टाइप के, वो सेम टाइप हो या अलग टाइप हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे कंपाइलर को, वो अलाउ नहीं करेगा। ओके, सो बेसिकली ये जो कंडीशन हमारा हो रहा था, ये क्या ले रहा था, हमारा इंट्स ले रहा था, और ये क्या ले रहा था, हमारे ना फ्लोट्स। तो ये जो केस भी हम कंसिडर कर रहे थे ये हमारे लिए अलाउ नहीं है, और जो पहले जो डिक्लेयर किया गया है वही हमारा एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, ये वाला हमारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अब सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पे परसेंटेज एफ लिख दिया, तो फिर मुझे तो फ्लोट टाइप का दिखाना चाहिए था, इंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको इतना जानना पड़ेगा कि प्रिंट एफ फंक्शन में ये एक लेबल के हिसाब से काम करते हैं, ये एक चेकिंग के हिसाब से काम नहीं करते, एक चेक गेट नहीं है। ओके, ये बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है कि आपको बोलेगा कि वैल्यू का फंक्शन आप रिप्लेस करना चाहते हो, ओके तो मैं सिर्फ फ्लोट वाला ही लूँगा, ऐसा नहीं होता है। ये खाली वैल्यूज़ को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। ओके, बस उतना ही उसका काम है और कुछ नहीं। ये ट्राई करेगा, अगर वैल्यू इसके फॉर्मेट से साथ मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो उसको रिप्लेस करेगा ही नहीं। लेकिन ये ऊपर के इन दो चीज़ों को देख नहीं सकता है। ओके, ये इन ऊपर के दो चीज़ों को देख के जज नहीं करेगा कि हाँ भाई मेरे को तो परसेंटेज एफ दिया है तो फिर मैं फ्लोट टाइप के ही वैल्यू को रिप्लेस करूँगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अभी हम इस एक केस को और एक बार कंसिडर करते हैं। ये बेसिकली हमारा एक और बार एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपका, किसका ना, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ फंक्शन का। सो इसके अभी हम फंक्शनिंग को देखते हैं ध्यान से। तो बेसिकली मैं आपको क्या बोला था कि प्रिंटफ पहले चेकिंग हमारा करते हैं राइट टू लेफ्ट। मैं थोड़ा सा स्पेसिंग दे देता हूँ ताकि आराम से आपको ड्रॉ करके बता सकूँ। ओके, तो राइट टू लेफ्ट हमारा होता है पहले चेकिंग एंड एट द सेम टाइम इवेल्युएशन। सो चेकिंग किया सबसे पहले, उसको आर्ग्यूमेंट मिल गया। ओके, NO1 स्टार NO2, तो NO1 और NO2 को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया है। सो फिलहाल उसमें 20 है और उसमें 10 है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 20 इंटू 10 करो। ओके, बेसिकली यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो हो रहा है वो है, लेट्स से पहले हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद वैल्यूज़ हमारे इवेल्युएट होंगे, उसके बाद रिप्लेस होगा। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस हो गया हमारा। ओके, पहला स्टेप क्या है ना, हम NO1 एंड NO2 के वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक्जैक्टली वही लिखा हूँ, अगर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है तो फिर मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट्स का यूज़ करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम बेसिकली रिप्लेस कर रहे हैं क्या ना, NO, उसके बाद स्टार लगा के हम 10 लिख रहे हैं। बेसिकली रिप्लेस यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ओके ये पहले स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे फिर हमारे वैल्यूज़ फिर से रिप्लेस होंगे। यहाँ पे क्या है, ये 20 फिर माइनस ये 10 ऐसे रिप्लेस हुआ। उसके बाद यहाँ पे कैसे रिप्लेस होगा ना, हमारा 20 प्लस 10। ओके, अभी पहला स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन खत्म हो चुका है, अभी सेकंड स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन में जाएंगे। उसमें क्या होगा ना, हमारा ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन हो रहा है उसको हम करेंगे। सो ये हो गया 200 हमारा, यहाँ पे हमारा होगा 10 होगा, उसके बाद यहाँ पे 30। ओके, सो बैकग्राउंड में हमें कैसे दिखेगा ना, हमारा बैकग्राउंड में प्रिंट अभी कुछ ऐसे दिखने लगेगा। ओके, इसको पहले कर्सर में न करते। ओके, सो बैकग्राउंड में हमारा प्रिंट कुछ ऐसे दिखेगा। प्रिंट 3 हमारे %d, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स में हमारे सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट्स में 30, उसके बाद 10, उसके बाद 200। इसको मैं काम करता हूँ नए लाइन में शिफ्ट कर देता हूँ। मैं नोटिस किया कि आउट ऑफ दी बाउंड्रीज जा रहा है मेरा। ओके, और एक बार नया लाइन कर देते हैं। ओके, सो ऐसा मेरा बैकग्राउंड में दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल, हमारा लेफ़्ट टू राइट हमारा एग्जीक्यूशन होगा, और लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूशन में जो पहला सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट है वो आके पहले वाले लेबल में, यानी कि पहले वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमारा रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाला सेकेंड में, एंड ऐसे ही कंटिन्यू होते होते हमारे सारे वैल्यूज़ जो है रिप्लेस हो जाएंगे, और हमें आउटपुट स्क्रीन में 30, 10 और 200 देखने को मिलेगा। सो इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, स्क्रीन क्लियर करके। ओके, अब देख सकते हैं 30, 10 और 200 हमारा जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे हमारा आउटपुट आ रहा है। ओके, हम एक काम कर सकते हैं। ओके, हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं। अभी ये जितना मैंने इवैल्यूएशन यहाँ पे कर दिया, इसको मैं स्पेसिफिकली रिप्लेस कर सकता हूँ टर्म्स के साथ। मैं इसको सम के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको मैं लेट्स से डिफ के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ डिफरेंस को बताने के लिए। उसके बाद इस चीज़ को मैं लेट्स से मल्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रेड स्क्विगल्स मिल रहे हैं अभी, और ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिफायर सम इज़ अनडिफाइंड। तो चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पे इसके नीचे ही। तो मैं क्या लिखूँगा, इंट। ओके, इंट, उसके बाद हमारा सम, और सम को मैं इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ अपना
NO1 प्लस NO2। ओके, थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं। ओके, फिर कॉमा दे के मैं दूसरा वाला भी कर सकता हूँ डिफाइन करना। सो डिफ इक्वल्स टू हमारा NO1 माइनस NO2। उसके बाद दूसरा वाला भी मैं अपना डिक्लेयर कर सकता हूँ एक ही बार में। क्या था ना, मल्ट इक्वल्स टू हमारा NO1 मल्टीप्लाइड बाय NO2। ओके, थोड़ा स्पेसिंग यहाँ पे भी दे देते हैं। ओके, पूरा क्लियरली विजिबल होगा आपके लिए। सो बेसिकली मैं सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। अब रेड स्क्विगल्स भी हट चुके हैं और ये दिखाने लग गया मुझे कि हाँ, सम मेरा एक इंटीजर टाइप ऑफ सम है। क्या वैल्यू कंटेंट करता है ना, यहाँ पे ये वैल्यू कंटेंट करता है। ओके, सो ये जो वैल्यू है हमारा, ये बेसिकली अभी हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पहले एडिशन होता है। उसके बाद ये जो एडिशन होने के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, उस होल वैल्यू को हम लेके सम के अंदर डालेंगे। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा असाइनमेंट है, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसका अपना खुद का एक चैप्टर है। तो बेसिकली हमें सेम रिजल्ट मिलेगा जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे और वो आके लेबल्स के साथ भी हमारे रिप्लेस हो जाएंगे। सो इसको रन करके देखते हैं। अभी सेम रिजल्ट मिलेगा, कोई अलग नहीं। ओके, और आप देख सकते हैं मैं बार बार हर बार कंपाइल करता हूँ, वो भी कब ना, जब भी मैं अपने कोड को चेंज करता हूँ। तो सीधी सी बात है, अगर मैं कोड को चेंज करूँगा तो कंपाइल होने के बाद हमारा एक डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारा क्रिएट होगा, और उसका जो आउटपुट है वो हमेशा प्रीवियसली कंपाइल्ड फाइल से अलग होगा। इसलिए जब भी आप कोई भी चेंज करेंगे उसको पहले सेव करेंगे आप। ओके, सेव करने के बाद आप पे मतलब आपका ड्यूटी है कि आप पहले फाइल को दोबारा कंपाइल करेंगे, उसके बाद जाके आप एग्जीक्यूटेबल फाइल को नाम से पुकार के एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा चैलेंज लेके आया हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने बेसिकली फोर्थ नंबर लाइन में एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और फिर मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया है 10 के साथ। सो आपको 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं। आपको क्या करना है कि आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। ओके, आउटपुट को प्रेडिक्ट करें और फिलहाल तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, वेलकम बैक गाइज। आई होप कि आपने सही प्रेडिक्शन किया होगा। हम प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं किस प्रकार का आउटपुट आएगा, लेकिन पहले खुद प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे नीचे मैं प्रेडिक्शन करना चाहूँगा। प्रेडिक्ट कैसे करेंगे ना, सबसे पहले हमारा एक सिंपल एज इट इज़ मैसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ है। कैसे पता चला ना, एक ही स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ओके, इस क्वेश्चंस में ये तीनों प्रिंटफ फंक्शन में मैंने ऐसा कोई भी आपको चीज़ नहीं दिया है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ओके, सो मैसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ एज इट इज़ हमारा प्रिंट हो जाएगा। पहले ए प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा एक नया लाइन क्रिएट हो जाएगा और फिर इस नए लाइन में हम प्रिंट करना शुरू करेंगे। तो फिर एक और मैसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ कन्वर्टेबल टाइप का हमारा है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता था, यहाँ पे यूजुअली हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ है, जिसमें कि हम ए के वैल्यू को %d में रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ए प्रिंट होगा, उसके बाद फिर से बैकस्लैश n देखेगा और एक नया लाइन में जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को डिलीट कर देते हैं। ओके, सो नया लाइन में हमारा आ चुका है कोड। उसके बाद हम फिर से प्रिंट करना शुरू करेंगे। क्या जो भी स्ट्रिंग में है पहले ए इक्वल्स होगा। ओके, ऐसे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, लेकिन बेसिकली होता है क्या बैकग्राउंड में ना, सबसे पहले ये वैल्यू आके %d में रिप्लेस होता है। ओके, उसके बाद जाके प्रिंटिंग का हिस्सा शुरू होता है, लेकिन मैं वो स्टेप को अभी दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार उसको दिखा चुका हूँ। सो ए इक्वल्स, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस हो चुका है हमारा। क्या है ना, वैल्यू हमारा 10 है। सो हम 10 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, एक और बार एक हमारा नया लाइन क्रिएट होगा, लेकिन हम कुछ प्रिंट नहीं करेंगे। सो बेसिकली हमारा आउटपुट जो है वो ऐसे दिखेगा हमको विद अ न्यू लाइन। सो उसको मैं रन करके दिखा देता हूँ एंड एग्जैक्टली एक नया लाइन भी प्रिंट हो रहा है और उसके साथ हम जो प्रिंट करना चाहते थे वो भी। ओके, आई होप कि आपने सही प्रिडिक्शन किया होगा। अब आपके लिए आता है एक छोटा सा असाइनमेंट। ओके, सो ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 है। आप इसको ट्राई करिए। ओके, ट्राई करने के बाद आप आउटपुट को प्रिंट करके अपने लैपटॉप में इसको चला सकते हैं, या फिर अगर आपका वी एस कोड अच्छे से काम नहीं करे तो फिर आप सिंपली ऑनलाइन जाके GDB कंपाइलर में इस कोड को टाइप आउट कर दीजिए और आउटपुट आप उधर अपना सोल्यूशन देख सकते हैं। और अगर फिर भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।